तो दोस्तों आप सभी का मैं अपने मत सक्सेस माइंड में स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, इसी तरह से जी लगा करके मेहनत करिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट लगाइए। जैसा कि आप जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था पे हमारा अध्ययन चल रहा है और 50 क्वेश्चनों तक हमारा डिस्कशन चल चुका है। उसके आगे के प्रश्नों को आज हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले गुजारिश है कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो मेरे चैनल पर नए मिले उनसे गुजारिश है कि वीडियो को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें ताकि उनको नोटिफिकेशन मिलती रहे। मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मंजिलों से चलकर बेहतर मंजिलें तलाश कर, मिल जाए दरिया तो समंदर तलाश कर, यूं तो पत्थर की एक चोट से टूट जाते हैं शीशे, पत्थर ही टूट जाए ऐसा शीशा तलाश कर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम का जो रजिस्टर्ड कार्यालय वो कहाँ स्थित है? मुंबई में, कलकत्ता में, नई दिल्ली में, गुजरात में। तो भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम लिमिटेड, भुगतान निगम का जो रजिस्टर्ड कार्यालय है वो कहाँ स्थित है? यानी इसी को क्या कहते हैं दोस्तों? एनपीआई कहते हैं, एनपीसीआई कहा जाता है इसको। और इसकी स्थापना दिसंबर 2008 में हुई थी। और अगर इसका रजिस्टर्ड मुख्यालय की बात करें तो दोस्तों इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? मुंबई में स्थित है। तो ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि प्राथमिक बाजार में जारी की जाने वाली प्रतिभूतियों से संबंधित नहीं है। घरेलू कंपनियों द्वारा निर्गमित समता अंश, कंपनियों, सरकार तथा वित्त मध्यस्थों द्वारा निर्गमित ऋण प्रपत्र, प्रवासी भारतीय जमा, विदेशी वाणिज्यिक उधार, समता अंश तथा ऋणों के रूप में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश तथा विदेशी संस्थागत निवेश। तो प्राथमिक बाजार में जारी की जाने वाली जो प्रतिभूति होती है उससे संबंधित नहीं है, पूछा जा रहा है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे है प्रवासी भारतीय जमा, जबकि ये होना क्या चाहिए था? तो ये होना चाहिए था आपका गैर प्रवासी। तो सी आपको क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? तो क्रिसिल का क्या होगा? क्रेडिट रेटिंग इंफॉर्मेशन सर्विस ऑफ इंडिया लिमिटेड। इसरो का होता है इन्वेस्टमेंट इंफॉर्मेशन एंड क्रेडिट रेटिंग एजेंसी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ये इकरा का हो गया। CARE का फुल फॉर्म क्या होगा? क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। और IFC का फुल फॉर्म क्या होगा? इंडियन फाइनेंस सिस्टम कोड, जबकि होता क्या है? इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड होता है। तो डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका नहीं है। आइए अब देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से सही कूट का चयन करना है। बैंकिंग लोकपाल योजना, बैंकिंग नियमन अधिनियम, विभेदीकरण ब्याज योजना और बैंकों का पुनः राष्ट्रीयकरण। हिंदी बैंक राष्ट्रीयकरण। तो बैंकिंग लोकपाल योजना जो है 1995 में चली थी। बैंकिंग नियमन अधिनियम 1949 में। विभेदीकरण ब्याज योजना जो थी वो 1972 में थी। और बैंकों का पुनः राष्ट्रीयकरण जो था वो 1980 में चला था दोस्तों। अब इसको सही कूट के आधार पर बैठाना है। तो देखिए सबसे पहले आपका चला था बैंकिंग नियमन अधिनियम, यानी कि दूसरा। ठीक है, पहले दो होगा, उसके बाद फिर आपका क्या होगा बताइए? फिर आपका होगा विभेदीकरण ब्याज योजना, ये आपका चला था 1972 में। इसके बाद बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो यानी कि 2 3 4 1 ये आपका ऑप्शन होगा दोस्तों। तो पहला आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना कब की गई थी? 1956 में, 1957 में, 1958, 1960 में। तो दोस्तों भारतीय जीवन बीमा निगम, जिसको LIC के नाम से जाना जाता है, तो इसकी स्थापना हुई थी 1956 में दोस्तों। कब हुई थी? 1956 में हुई थी। तो ए आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट कब पेश किया गया था? 1947 में, 1948 में, 1949 में या 1950 में? तो स्वतंत्र भारत का पहला जो बजट पेश किया गया था दोस्तों वो पेश किया गया था 1949 में। बात समझ में आ रही है? स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश किया गया था वो कब पेश किया गया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो पेश किया गया था दोस्तों 1947 में पेश किया गया था। कब पेश किया गया था? 1947 में। तो ये आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। स्वतंत्र भारत का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? सरमुखम शेट्टी ने, जान मथाई ने, मोनार्जी देसाई, इनमें से कोई नहीं। तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट जो प्रस्तुत किया गया था वो सरमुखम शेट्टी ने प्रस्तुत किया था। और गणतंत्र भारत की अगर बात करते हैं तो जॉन मथाई ने प्रस्तुत किया था। तो जो सरमुखम शेट्टी का ए पे, तो ए आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन बजट का प्रकार नहीं है?
निष्पादन बजट, जीरो बेस बजट, प्रतिशत बजट, जेंडर बजट। तो अगर हम बजट के प्रकार की बात करते हैं तो देखिए निष्पादन बजट भी होता है आपका, जीरो बेस बजट भी होता है, जेंडर बजट भी, लेकिन प्रतिशत बजट नहीं होता। यही पूछा है कि कौन नहीं है, ठीक है, यही पूछा गया है आपसे कि कौन नहीं है। तो जो नहीं है वो कौन सा हो जाएगा आपका प्रतिशत बजट, तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक असेट मैनेजमेंट से संबंधित तथ्य कौन सा है? सार्वजनिक क्षेत्र की इकाइयों में लोगों की हिस्सेदारी को प्रोत्साहन देना, आर्थिक विकास में तेजी लाने तथा सरकार की व्यय क्षमता में वृद्धि के लिए सार्वजनिक विनिवेश का कुशल प्रबंधन करना, दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट से संबंधित जो तथ्य है दोस्तों, वो क्या हो जाएगा, दोनों हो जाएगा। सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं, प्रत्यक्ष कर से संबंधित कर है आयकर, निगम कर, संपदा कर, सभी। तो प्रत्यक्ष कर से संबंधित जो कर होता है दोस्तों, वो कौन सा होता है, वो होता है आपका सभी कर होते हैं, ठीक है, तो सभी आ जाएगा, तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अप्रत्यक्ष कर से संबंधित नहीं है सीमा शुल्क, वस्तु एवं सेवा कर, संपदा कर, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए सीमा शुल्क तो अप्रत्यक्ष कर है, वस्तु एवं सेवा कर भी अप्रत्यक्ष कर है, लेकिन संपदा कर किस में आता है, प्रत्यक्ष कर में आता है, इसलिए सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सक्षम परियोजना से संबंधित कथन सत्य है या केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड की एक नई अप्रत्यक्ष कर नेटवर्क परियोजना है। सक्षम परियोजना के माध्यम से केंद्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड वस्तु एवं सेवा पर नेटवर्क के साथ एकीकृत हो सकता है, जिससे पंजीकरण, भुगतान तथा जीएसटीएन सिस्टम द्वारा भेजे गए अन्य डेटा को प्रसंस्कृत कर पाए। दोनों सही है या उपयुक्त में से कोई नहीं, तो ये दोनों सही है, दोनों ए और बी आपके दोनों सही है, तो सी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, सरकारिया आयोग का संबंध किससे है? विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव, केंद्र राज्य संबंध, शैक्षिक सुधार और बैंकिंग सुधार से। तो सरकारिया आयोग का संबंध जिससे होता है दोस्तों, तो सरकारिया आयोग का संबंध किससे होता है, तो सरकारिया आयोग की संबंध होता है आपके केंद्र राज्य संबंध से। तो केंद्र राज्य संबंध का है बी पे, बी क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। काले धन की जांच करने के लिए किस समिति का गठन किया गया था? तो सरकारिया आयोग, केलकर समिति, तेंदुलकर समिति, जस्टिस एमबी शाह समिति। काले धन की जांच किसने की था? तो काले धन की अगर जांच करें तो जस्टिस एबी शाह के द्वारा किया गया था दोस्तों, ठीक है, एबी शाह के द्वारा। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। जनसंख्या नीति क्षेत्र का संबंध किस समिति से है? कोठारी समिति, आबिद हुसैन समिति, स्वामीनाथन समिति, काका केलकर समिति। जनसंख्या नीति का संबंध जिससे होता है दोस्तों, तो किससे, जनसंख्या नीति की बात की जा रही है, ठीक है, जनसंख्या नीति स्वामीनाथन समिति से संबंधित है, तो सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, विकेंद्रीकरण के लिए सुझाव का संबंध किस समिति से है? बलवंत राय मेहता समिति, केलकर समिति, नरसिम्हन समिति, स्वामीनाथन समिति। तो विकेंद्रीकरण के सुझाव के लिए जो समिति गठित की गई थी वो बलवंत राय मेहता समिति की अध्यक्षता में हुई थी, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। कोठारी आयोग समिति का संबंध किससे है? शैक्षिक सुधार, बैंकिंग सुधार, बैंक सेवा सुधार या कर सुधार। तो कोठारी आयोग समिति का संबंध जिससे होता है दोस्तों, होता है शैक्षिक सुधार से, तो ये आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, डी आर कार्डिगल समिति के संबंध किस क्षेत्र से? कृषि वित्त, बैंकिंग सेवा, जनसंख्या नीति, इनमें से कोई नहीं। तो डी आर कार्डिगल समिति का संबंध जिससे है वो कृषि वित्त से संबंधित है दोस्तों, कृषि वित्त का ए पे, तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। सुब्रमण्यम समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? पर्यावरण, वन, वन्यजीव से संबंधित कानून की समीक्षा के लिए, नई शिक्षा नीति से, काले धन से, शैक्षिक सुधार से। तो सुब्रमण्यम समिति का संबंध जिससे होता है दोस्तों, वो किससे होता है? ये नई शिक्षा नीति से संबंधित है, नई शिक्षा नीति का आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, राजा चेलिया समिति संबंधित है कर सुधार, बैंकिंग सुधार, काले धन, जनसंख्या नीति। तो राजा चेलिया समिति जिससे संबंधित है दोस्तों, वो किससे संबंधित है? ठीक है, राजा समिति जो है वो आपका कर सुधार से संबंधित दोस्तों, किससे संबंधित है? कर सुधार से। तो ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए एस तारपोर समिति संबंधित है कर सुधार, गरीबी निवारण, जनसंख्या नीति, पूंजी खाते का परिवर्तनशीलता। तो इस तौर पर संबंधित जिससे संबंधित है वो पूंजी खाते की परिवर्तनशीलता से। तो डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, निम्नलिखित में से भारत की महारत्न कंपनियां हैं, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ठीक है दोस्तों, यानी कि बीपीसीएल, उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड यानी सीआईएल, गैर अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल, ये तीनों ही क्या है, महारत्न कंपनियों में आती हैं। तो डी आपका क्या हो जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज का लास्ट प्रश्न, एशिया का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र 1965 में कहाँ स्थापित किया गया था? गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, कलकत्ता। तो एशिया का पहला निर्यात संस्करण क्षेत्र 1965 में स्थापित किया गया था गुजरात में दोस्तों, कांडला गुजरात, यानी ए आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का शानदार महत्वपूर्ण सेशन, उम्मीद करता हूँ कि आपको पसंद आया होगा। फटाफट से इसको सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ऑन कर दें
और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे आगे के प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, विश यू ऑल द बेस्ट।